शेप फंक्शन जो कि एक अननोन हमारे पास फंक्शन था, वो आपने देख लिया है कि वो कैसा शेप फंक्शन होगा। इसकी कुछ टाइनी डिटेल्स में अगर आप जाएं तो वो आप देख सकते हैं। ये कि i को फॉर एग्जांपल अगर आप 1 रखेंगे, इफ i इज 1, तो phi 1 जो कि phi 1 हमारे पास शेप फंक्शन phi 1 आ जाएगा। ये होगा x2 माइनस x डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी कि phi 1 इस तरह का आपको नजर आ रहा होगा। ये हमने तो इक्वेशन 5 और 6 जनरल सेंस में लिखा है, इसका इंडेक्स i रखा हुआ है। यही i1 जब आप 6 में अप्लाई करेंगे, तो ये लेक्चर नोट्स में नहीं लिखा हुआ, आप चाहे तो इसे लिख लीजिए। phi 2 अगर है तो ये हो जाएगा x माइनस x1 और ये आ जाएगा x2 माइनस x1। तो phi 1 और phi 2 की जो एग्जैक्ट फॉर्म है वो आपको कुछ ऐसे नजर आ रही है। i1 का यहाँ क्या मतलब होगा, i1 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये अभी आपको क्लियर होगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, तो i2 अगर है, i is 2, तो क्वेश्चन ये था कि ये i1 क्या है। तो i2 अगर आप देखिए, i2 हमारे पास क्या होगा, ये होगा phi 2 फंक्शन ऑफ x और ये होगा x3 माइनस x और x3 माइनस x2 और phi, यही i2 आपने इक्वेशन 6 में भी पुट करना है। तो ये आ जाएगा phi 3 x माइनस x2 x3 माइनस x1। तो ये आपके पास शेप फंक्शंस होंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज i का मतलब क्या है। i1 का कुछ मतलब होगा कि i1 किसको रिप्रेजेंट, नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है या एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। i1 का मतलब क्या होगा, एलिमेंट के लिए बिल्कुल सही। i1 का मतलब होगा कि एलिमेंट 1 पे दो शेप फंक्शंस होंगे, phi 1 phi 2, और i2 का मतलब होगा एलिमेंट नंबर 2 पे आपके पास दो शेप फंक्शंस होंगे, phi 2 और phi 3। i इज इक्वल टू 1 आप i इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 5 में भी पुट करेंगे और i इज इक्वल टू 1 आप इक्वेशन नंबर 6 में भी पुट करेंगे। जब ये आप पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल रहा होगा i इज इक्वल टू 1 phi 1 और i इज इक्वल टू 1 phi 2, यानी कि एलिमेंट 1 के लिए आपके पास दो शेप फंक्शंस होंगे। इसी तरह से ये हो गया एलिमेंट नंबर 1 की बात। जब आप i इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो i इज इक्वल टू 2 आप रखेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में और i2 को आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 6 में। जब इक्वेशन नंबर 5 में i को 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा phi 2 i प्लस 1 x3 माइनस x और x3 माइनस x2 और यहाँ पर आ जाएगा, जब इसमें आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, तो i प्लस 1 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा phi 3 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस x2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। i की जगह पे जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 x3 माइनस x2 आ जाएगा। तो ये शेप फंक्शंस हैं जो इसकी डिटेल यहाँ गिवन है। शायद आपको यहाँ से इतना ना क्लियर हो, तो जब ऐसी चीजें ना क्लियर हो तो इंडेक्स पुट करके आप देखा करें उसको, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि i1 पे हमारे पास दो शेप फंक्शन, i2 पे शेप। अब हम एक और चीज देखते हैं। अभी हमने क्या डिसाइड किया था कि जो शेप फंक्शंस हैं वो जब उसी नोड पे होते हैं तो आंसर 1 आता है, जैसे लेग्रांज पोलिनोमियल बिहेव करता है, और दूसरे नोड पे जब होंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। मैं कोई रैंडम सा phi 2 फॉर एग्जांपल या phi 3 उठा लें, जो भी आप शेप फंक्शन उठाएं, ये होगा, हमने कहा है कि इसको मैं किसी और कलर में लिख लूंगा, phi 3 x माइनस x2 x3 माइनस x2। phi 3 के लिए नोड्स कौन से होंगे, थोड़ा सा हम डिटेल में इस पे बात करते हैं। phi 3 के नोड्स कौन से होंगे। ये phi 2 जो है बेसिकली ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है।
तो लेकिन यहाँ नोड्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं फाई 2 के लिए वो x2 और x3 इन्वॉल्व हो रहे हैं, और यहाँ फाई 2 के लिए नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं x2 x1 के लिए। ठीक है, तो फाई 2 जो है ये हमें यहाँ से भी नजर आया। फाई 1 किन नोड्स में है, x1 और x2 में, और फाई 2 में कौन से राइट साइड पे नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, x1 और x2। फाई 2 में यहाँ पर जब i2 रखा है तो ये कौन से नोड्स हैं, x2 और x3, और यहाँ पर फाई 3 में x2 और x3। तो फाई 3 जो है ये कहाँ पर वैलिड है, तो अब इसमें फाई 3 में मैं x को क्या कुछ पुट कर सकता हूँ, x3 और x2। तो हमारे पास अगर x2 हो तो आंसर क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि ये इसका जो इंडेक्स है ये मुख्तलिफ है, यानी इसका मतलब होता है कि ये मुख्तलिफ जगह पे हैं, शेप फंक्शन और नोड मुख्तलिफ जगह पे हैं। तो इसको जब आप x2 रखेंगे तो x2 माइनस x2 x3 माइनस x2 इज 0। ठीक, अब इसी फाई 3 को नोड जो वैलिड है फाई 3 के लिए वो सिर्फ दो ही हैं, x2 और x3। या तो मैं इसमें x2 पुट कर सकता हूँ या मैं x3 पुट कर सकता, x1 नहीं पुट कर सकते क्योंकि वो वहां है ही नहीं, उस एलिमेंट में नहीं है। तो x3 हो जाएगा x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2, और ये हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह से अगर आप फाई 2 देखना चाहते हैं, फाई 2x, अब डिपेंड करता है फाई 2 दो तरह के, उसकी वजह क्या है, दो तरह के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है, और जो बीच में जो 2 है उसके लिए जो शेप फंक्शन है वो इस लेफ्ट एलिमेंट के लिए भी है, राइट के लिए भी है, तो वो फाई 2 जो है कॉमन आता है आमतौर पे। जब आप 4 लेंगे ना तो फिर फाई 2 और फाई 3 कॉमन आएगा, जब 5 लेंगे तो फाई 2 फाई 3 फाई 4 कॉमन आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है शुरू में अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब फाई 2 मुझे लिखना है, लेकिन कौन सा फार्मूला पूछा जाएगा कि कहाँ लिखना है, तो आप अगर एलिमेंट 1 के लिए लिख रहे हैं तो फिर फार्मूला कुछ और होगा। एलिमेंट 1 के लिए होगा x माइनस x1 और x2 माइनस x1। तो हमारे पास अगर हम इसमें x दो ही पुट कर सकते हैं, या तो x1 पुट कर सकते हैं या x2 पुट कर सकते हैं। फाई 2 x1 अगर होगा तो ये 0 ही आ रहा है, सामने है आपके। फाई 2 अगर x2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है शेप फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि सिमिलर हैं हमारे पास लैग्रांज पॉलिनोमियल में। ओके, अब इसको अगर आप देखिए कि हमने टी ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया था, टी ऑफ एक्स हमने दो तरह से डिफाइन किया था जब i इज इक्वल टू 1 रखा था। जी, फाई 1x एलिमेंट 1 के लिए, एलिमेंट 1 के लिए जिसका नाम हमने i इज इक्वल टू 1 रखा हुआ है, फाई 1x a1 प्लस फाई 2x a2, ये डिफाइन था। और i एलिमेंट 2 के लिए, हमारे पास जो टेम्परेचर है हम चंक्स में फाइंड कर रहे हैं आंसर। टी ऑफ एक्स एक एलिमेंट के लिए है, टी ऑफ एक्स दूसरे एलिमेंट के लिए है। टी ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगा फाई ऑफ, क्या होना चाहिए, फाई ऑफ 2 a2 प्लस फाई ऑफ 3 a3, ये एलिमेंट 2 के लिए है। अब आप जरा देखिए कि जब टेम्परेचर में एलिमेंट 1 में, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि एलिमेंट 1 में आप टेम्परेचर अगर x1 पे देखना चाह रहे हैं, x1 इज इक्वल टू, यहाँ आप पुट करेंगे फाई 1 x1 a1 फाई 2 x1 a2। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, tx1 इज इक्वल टू a1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक, अगर ये प्रॉपर्टी ना होती शेप फंक्शन में तो हमारे पास ये t ऑफ x1 a1 के इक्वल नहीं आता। और a1 a2 अभी आपने सीखा नहीं है, अभी आप देखेंगे कि a1 a2 बेसिकली अननोन्स होते हैं हमारे जो फाइनाइट एलिमेंट मेथड में। ये जो वेट क्या रखने हैं ये आपने फाइंड करने होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से जो a1 है वो एग्जैक्टली यही आ रहा है। इसी तरह से जब t को आप x2 रखेंगे, यानी कि फाई 1 x2, और ये क्या आ जाएगा a1 प्लस फाई 2 x2 a2, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये t ऑफ x2
A2 आ जाएगा, यानी कि टेम्परेचर जो है वो जब x2 पे होगा तो वो A2 हमें जो अननोन है वो वही बन रहा है जो कि टेम्परेचर बनना चाहिए। वो उस वजह से बन रहा है क्योंकि शेप फंक्शन 1 और 0 हो रहे हैं। ये 1 और 0 ना होते तो फिर ये कुछ और आंसर आ रहा होता। ठीक है, तो ये जो A1 है ये वही आना चाहिए नोड पे, और जो मैंने शुरू में बताया था कि नोड पे टेम्परेचर और अप्रोक्सीमेट A1 वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, इनडायरेक्टली A1 और A2 हम उसकी बात कर रहे थे। ओके, इक्वेशन 5 और 6 से हमने ये डिटेल देखी है। इक्वेशन 5 और 6 के बाद ये कुछ रफ है लेकिन लेक्चर नोट्स में ये सही लिखा हुआ है। इसके बाद आप लिखेंगे इक्वेशन 5 और 6 के बाद, अभी आप मुझे खुद भी बता सकेंगे कि नोट दैट टी ऑफ एक्स आई क्या आंसर आना चाहिए। ए आई टी ऑफ एक्स आई प्लस 1 क्या आंसर आना चाहिए। ए आई प्लस 1, जो कि हमने यहाँ लिख लिया है और इसको अंडरस्टैंड कर लिया है हमने। ठीक है, यहाँ जैसे देखा कि टी एक्स 1 का आंसर किसी में भी पुट कर दें, आप चाहे एलिमेंट 1 के लिए देखें या एलिमेंट 2 के लिए देखें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, टी एक्स आई टी ए आई के इक्वल है, टी एक्स आई प्लस 1 ए आई प्लस 1 के इक्वल है। अगर हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ एलिमेंट नंबर 1 पे, एक्स आई प्लस 1, एक्स आई पे एक आंसर है, एक्स आई प्लस 1 पे दूसरा आंसर है। ये जो इसकी हाइट होगी ये होगा टी आई, और यहाँ पर ये इसकी हाइट होगी टी आई प्लस 1 टेम्परेचर। ये कम भी हाइट हो सकती है राइट वाली, हमने इसको इस तरह से लिखा है, और ये हमारे पास ऐसे है। अब शेप फंक्शन कैसे होंगे, एक्स आई को किसी और कलर में लिख लेंगे, एक्स आई प्लस 1। अब एक्स आई प्लस 1 हमारे पास शेप फंक्शन हमने लिखने हैं। जब फाई आई आप डिफाइन करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स आई पे इसका आंसर क्या होगा 1। हमने इसका कोई वो ग्रिड वगैरह नहीं बनाई, कार्टेशियन अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं बनाई। इसकी जो हाइट है वो हमारे पास क्या होगी 1 होगी। लेकिन जब ये इस तरह से लीनियरली वेरी कर रहा है, ये हमारे पास है क्या होना चाहिए, क्योंकि ये नोड पे अगर 1 है तो ये कौन सा फाई होना चाहिए, आई। ठीक है, ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारे पास ये जो ये है ना, ये जब आपने बनाया है तो इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए कि ये फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक आ जाए, तो इसमें आएगा फाई आई होना चाहिए। फाई आई क्यों होना चाहिए, क्योंकि नोड पे इसका जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए 1, और दूसरी जगह पे क्या होनी चाहिए जो कि है 0, तो ये फाई आई ही हो सकता है। ठीक, अब अगर ऐसा हो कि यहाँ पर एक और मैं जो है इसको मैं दूसरे कलर में लिख लूंगा। अगर ये हमारे पास हो, इस तरह से कोई हमारे पास हो, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, शेप फंक्शन कैसा इसका नाम होना चाहिए, फाई आई प्लस 1, क्योंकि ये एक्स आई प्लस 1 पे इसकी हाइट क्या है 1 है, ये हाइट 1 है, और ये फंक्शन होना चाहिए फाई आई प्लस 1। ठीक, अब ये देखिए ये जनरल सेंस में लिखा हुआ है, अब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चले मैं एक दफ़ा लिख भी देता हूँ आपके लिए कि हमारे पास जो है ये है x1 और x2, एलिमेंट नंबर 1 है। x1 पे अगर हाइट 1 है तो ये हमारे, और x2 जो है इस पे ये 0 है, तो ये होना चाहिए फाई 1। और x1 और x2, जब x2 पे आप शेप फंक्शन डिफाइन करेंगे एलिमेंट 1 के लिए, तो ये होना चाहिए फाई 2। तो यहाँ पर शेप फंक्शन क्या होगा कि x2 पे फाई 2। अब ये फाई 2 और ये फाई 2 एक जैसे नहीं है, ठीक है, ये इसका फार्मूला अलग है। और दूसरा जगह पे क्या होना चाहिए, ये हमारे पास होगा फाई 3। आपने ये वाला काम करना है, यानी कि मैं सिर्फ एलिमेंट 1 के लिए देख रहा हूँ, आपने एलिमेंट 2 के लिए करेंगे। जब खुद करेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, ये क्लियर है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ रह गया, जो अभी मेरे जहन में आया है, कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लीनियर वेरिएशंस, शुरू में ये लीनियर वेरिएशंस,
ये अभी आपको क्लियर हो गया कि जो लीनियर वेरिएशंस हैं वो इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि फाई एक्स क्या है, ये लीनियर है। ठीक है, तो हम लीनियर वेरिएशन, ये क्वाड्रेटिक भी लिए जा सकते हैं, फ्यूचर में हम देखेंगे उसे। ओके, लीनियर शेप फंक्शंस, हम अभी सिर्फ एलिमेंट नंबर 1 पे काम कर रहे हैं। okay. फाई आई डिफाइन कर लिए, फाई 2 हमने, फाई आई और फाई आई प्लस 1 हमने ये दोनों डिफाइन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ जो प्रॉब्लम है वो आपका प्रॉब्लम वही वाला है, हीट वाला। यानी कि प्रॉब्लम क्या था आपके पास, माइनस के डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर, आसान सा प्रॉब्लम है, लीनियर है, इज इक्वल टू क्यू, ये वाला प्रॉब्लम है, इसको हम देख रहे हैं। इसका आपने सीख लिया एग्जाम्पल 1 में कि वीक फॉर्म बनानी है और फिर रेजिडुअल फॉर्मुलेशन बनानी है। तो आपको याद होगा कि जो रेजिडुअल फॉर्मुलेशन है उसमें आपको क्या चाहिए होगा, डेरिवेटिव्स चाहिए होंगे। तो शेप फंक्शन आपके पास है, अब आप इसके डेरिवेटिव्स ले रहे होंगे। द derivative of the shape functions are फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फार्मूले को आपके सामने रख दूं। ये हमारे पास फाई आई एक्स है, हम इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा डी फाई आई बाय डी एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई। ठीक, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको आप क्लोज कर दें। इसी तरह से जब डी फाई आई प्लस 1 का एक डेरिवेटिव लेंगे, डी फाई आई प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आप देख सकेंगे कि वो डेरिवेटिव आ रहा होगा एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई। ठीक, जो फाई आई प्लस 1 है उसका डेरिवेटिव आप ले लीजिए, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7 और ये है इक्वेशन नंबर 8। थोड़ा सा अब यहाँ डिफिकल्ट चीज आ रही है, वो ये है कि हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। इक्वेशंस 2 through 8 can be written as आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं टी ऑफ एक्स दोबारा यहाँ लिख लूंगा। एलिमेंट 1 के लिए था a1 phi 1 प्लस a2 phi 2, एलिमेंट या e1 इज इक्वल टू 1 एलिमेंट 1 के लिए, फॉर एलिमेंट 1 फॉर e1, और इसी तरह से t ऑफ x a2 phi 2 प्लस a3 phi 3, या हमने लिखा है फॉर e2 एलिमेंट नंबर 2 के लिए। इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो t ऑफ x विल बी इक्वल टू phi ऑफ a। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगी। ये मैंने दोबारा यहाँ रिपीट किया है, तो ये हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है, वेयर फाई इज, अब क्योंकि हम तो फाई आई प्लस 1 वो इसी वजह से लिखा हुआ है कि आपको ये बार बार इक्वेशन ना लिखनी पड़े। तो फाई यहाँ पर क्या होगा, फाई आई प्लस 1। ठीक है, और a हमारे पास क्या होगा, a विल बी इक्वल टू ai प्लस 1। ये पॉइंट आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हमने बेसिकली ये दो इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशंस एक एलिमेंट 1 के लिए और एक एलिमेंट 2 के लिए, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन रहा है ना, जैसे आप लिखते हैं a11 x1 प्लस a12 x2 इज इक्वल टू 3,
और फिर आप लिखते हैं a21 x1 प्लस a22 x2 इज इक्वल टू 4, और इसको आप लिख लेते हैं ax इज इक्वल टू b। ठीक, तो यहाँ पर आपने इसी तरह से लिखा है कि ये हमारे पास आ रहा है। ओके, ये फाई जो है ये a है और स्मॉल a जो है ये x है आपका, क्योंकि ये अननोन है a1 और a2। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल रहे होंगे। आई मुख्तलिफ होगा, ये हमने तो जनरल लिखा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल i इज इक्वल टू 1 करेंगे तो फाई आ जाएगा फाई 1 फाई 2, और a आ जाएगा a1 a2। यहाँ से आपको पहली इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस ठीक है, हाँ ये माइनर डिटेल्स करना होती है, ये आई जब लिखते हैं उससे उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन आ जाएगा। तो आई को आपको फिर 2 रखना होगा, जब आई को 2 रखेंगे तो ये आएगा फाई 2 फाई 3 से सेकेंड इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म हमने ऐसे लिख दिया इसको। ओके, इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 11। हेंस अब dt बाई dx अगर आप इसका डेरिवेटिव ले रहे होंगे, ये हमें डेरिवेटिव कहीं पे चाहिए होगा, तो ये अब हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है t ऑफ x इज फाई ऑफ a। तो इसमें ये डेरिवेटिव आ जाएगा d बाई डी एक्स फाई a। तो यहाँ डेरिवेटिव आप किसका ले सकते हैं, a तो कॉन्स्टेंट्स है ना, वो तो कोई x पे नहीं डिपेंड कर रहे, तो आप डेरिवेटिव ले रहे होंगे डी फाई आई बाई डी एक्स डी फाई आई प्लस 1 बाई डी एक्स, और a हमारे पास क्या होगा ए आई प्लस 1। ठीक, यानी कि आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है। ठीक है, अभी नहीं समझ आ रहा तो आप बाद में जाके इसको आई को 1 रखें और थोड़ा डिटेल में काम करें तो आपको ये समझ आ जाएगा। ओके, वेयर अब हमें डी फाई तो पता चल गया ना, शेप फंक्शन, हमने सारी प्रॉपर्टीज उसकी देख ली और हमें वो फंक्शन भी पता है, तो डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है। तो डी फाई आई बाय डी एक्स, जो कि अभी हमने यहाँ पर लिया भी है शायद डेरिवेटिव इसका, ये डी फाई आई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, -1 ओवर एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, और दूसरे वैल्यू होगी एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई। ये डी फाई आई बाई डी एक्स हमें मिल गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 12 कह दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 13 कह दें। ओके, तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी वो अभी आपको नज़र आएगा। applying this to the first element in equation 16। इक्वेशन 16 जो है आपकी बेसिकली वो वेटेड रेजिडुअल की जो फॉर्मूलेशन है वो आपने की है, वो मैं दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं, उसकी फॉर्म आपको खैर समझ आ जाएगी, जिसमें समेशन आपने अप्लाई किया था। ठीक है, मैं चाहे तो लेक्चर नोट से आपको वो इक्वेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 14, 15 और ये 16 फॉर्म है, इस 16 फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि अगर ये कॉपी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 16 है। अब हमने यहाँ पर क्या करना होगा, हमारा जो प्रॉब्लम है, आई होप कि ये आपको क्लियर नजर भी आ रहा होगा। इसमें हमने 0 to L ही लेना है, सॉरी हम क्योंकि ये तो 0 to L लिखा हुआ है ना, इसको हमने पहले एलिमेंट 1 के लिए लिखना है, फिर एलिमेंट 2 के लिखना, फिर ज्वाइन कर देना है हमने। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 16 थी। इस इक्वेशन नंबर 16 में आप देख रहे हैं कि एक समेशन आ रहा है J1 to N+1।
इसकी जगह क्या लिखेंगे आप? अब ये जे किसके लिए स्टैंड कर रहा है जी? नोड्स के लिए, नोड्स के लिए, एलिमेंट के लिए नहीं। अभी अभी वो जो I1 था ना, जो हमने यहाँ लिखा, ये सामने वो नहीं कॉपी हुआ, जो हम आपने लिखा था I is 1 2 3 so on, वो एलिमेंट के लिए है। जो J है ये नोड्स के लिए है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? J 1 to 1 to 2, ठीक है। बेसिकली हाँ, थोड़ा सा ये इशू है। 1 to n+1 हमने जनरल लिखा है, तो वो सेंस यही कहती है कि अब 1 to n तक जाएंगे। लेकिन क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट में हम पहले एलिमेंट 1 पे काम करते हैं, उसके नोड ले लेते हैं, फिर एलिमेंट 2 पे काम करते हैं, फिर उसके नोड ले लेते हैं। तो यहाँ अगर एलिमेंट 1 की अगर बात हो रही है तो J 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 2 तक जाएगा, ठीक है। और K बाहर आ जाएगा। K, ये वाला K है, यहाँ इस पे मैं नहीं लिख सकूंगा, K है। और जो डोमेन है, अब जनरल सेंस में तो ये लिखा हुआ है 0 to L, लेकिन यहाँ पर क्या होगी? बिल्कुल सही है, 0 से L/2, क्योंकि आप एलिमेंट 1 की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद मुझे क्या लिखना है? d/dx, और ये क्या होगा? d phi, ये I क्या होगा? I किसके लिए है और J किसके लिए है? एलिमेंट के लिए। तो यहाँ I को हमने क्या लिखना होगा? d phi 1/dx, ठीक है। अब ये जो phi j पड़ा हुआ है आपको इक्वेशन नंबर 16 में नजर आ रहा है, जो मैंने लिखा हुआ है J 1 to n+1, इसमें a j आ रहा है और phi j आ रहा है। a j इज अ कांस्टेंट, वो तो हमने फाइंड करना है, उसको हम बाहर ले जाएंगे। डेरिवेटिव किसका लिया जा सकता है? जो फंक्शन ऑफ x है, तो वो phi j आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा d phi j/dx। इसको हम j ही रहने देंगे। j क्यों रहने देंगे? क्योंकि ये समेशन इस पे अप्लाई होना है, ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे? ये जो ए जे लिखा हुआ था, ये तो नंबर्स हैं जो कि हमने फाइंड करने, वेट्स क्या रखने हैं, ठीक है, वो हमने फाइंड करने हैं। तो इसको हम कह देंगे ए जे। ओके, ये क्लियर हो गया। x3, अभी तक जो सारी हम बात कर रहे हैं एलिमेंट 1 की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट 1 ये 0 से L तक था जो हमने लिया हुआ है। इसको 0 to 1 भी ले सकते थे, लेकिन हमने 0 to L लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा L/2। तो एलिमेंट 1 के लिए इंटीग्रेशन हमने 0 to L/2 करनी है। एलिमेंट 2 पे तो अभी एंटर ही नहीं हुए हम। ओके, तो ये होगा 0 to L/2। और फाई क्या हो जाएगा? फाई ऑफ 1 या 2? फाई ऑफ 1, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? I1, एलिमेंट नंबर 1। Q dx माइनस k, ये 1 हो जाएगा, dt/dx। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? ये जो मैंने कॉपी किया हुआ है ये 0 to L है, तो यहाँ क्या हो जाएगी? 0 to L/2। तो आप देख रहे हैं थ्योरेटिकली हम कुछ और तरह से लिख रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अभी जो हम कर रहे हैं इसमें हमें चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, एलिमेंट 1 के लिए, एलिमेंट 2 के लिए। ओके, तो हमारे पास ये सारा प्रॉब्लम इस तरह से लिखा गया है। इसको हम कह दें कि ये 0 है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 14। इसको एक मरतबा और हम लिखना चाहेंगे, एक मरतबा और हम इसको क्यों लिखना चाहेंगे? I1 का मतलब है कि आप जो है अभी तक यहाँ पर जो एलिमेंट 1 की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास शेप फंक्शन अभी तक कौन सा आ रहा है? इक्वेशन 14 में phi 1 आ रहा है, लेकिन एलिमेंट 1 में शेप फंक्शन कितने होते हैं? phi 1 एंड phi 2, ठीक है। तो एलिमेंट 1 में अभी तक सिर्फ एक ही शेप फंक्शन आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, phi 1 आ रहा है, phi 1 आ रहा है, phi 1 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? I को 2 रखेंगे, ठीक है। अब एलिमेंट नंबर 2 पे हम नहीं जा रहे, बाय द वे, हम सिर्फ शेप फंक्शन रखना चाह रहे हैं, ठीक है। इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। हम I को जब 2 रख रहे हैं तो एलिमेंट 2 पे नहीं जा रहे, अभी तक हम एलिमेंट नंबर 1 पे ही हैं। लेकिन एलिमेंट नंबर 1 में दो शेप फंक्शंस हैं, phi 1 और phi 2। तो इसको आप रखेंगे J1 to 2 के 0 to L/2 d phi 2/dx d phi j/dx dx aj
माइनस 0 to L by 2 phi 2 q dx minus k phi 2 dt by dx 0 to L by 2 is equal to 0 and this is equation number 15। ठीक, तो यहाँ पर हमने फाई वन, ये केयरफुली आपने देखना है, जब एलिमेंट वन के लिए बात कर रहे हैं तो वो साई का रोल फिर चेंज हो गया है। वो ये कि आपने शेप फंक्शन दो आपको चाहिए, आप सिर्फ फाई वन नहीं लिखेंगे। अब तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ गई है। The above equations 14 and 15 can be written using equations 9 to equation 13 as के जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म लिखी थी अपनी आसानी के लिए, तो हम उसको यूटिलाइज यहाँ करना चाह रहे हैं कि 0 to L by 2, यही इक्वेशन आपके सामने है, 0 to L by 2 d phi by dx का ट्रांसपोज। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहे हैं इसकी, तो ये जो फाई है दैट विल बी वेक्टर। यहाँ पर मैं बोल्ड इसको नहीं लिख सकता हूँ, बोल्ड का मतलब आमतौर पे होता है कि वो वेक्टर है या मैट्रिक्स है, तो मैंने यहाँ पर वेक्टर लगा दिया। आमतौर पे लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर नहीं लगाते, हम उसको बोल्ड लिख रहे होते हैं या कैपिटल से लिख रहे होते हैं। तो यहाँ मुझे ये वेक्टर सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो फाई है ये हमारे पास इस तरह से है, फाई वन फाई टू, जो कि हमने वेक्टर फॉर्म लिखी है, तो ये हम यहाँ लिख रहे हैं। बुक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ बोल्ड लिखा होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरा एक तो हमारे पास ये है ना d बाई डी एक्स, आप देख रहे हैं d बाई डी एक्स, ये फाई वन फाई टू एक फाई बन गया और हमने आपने ट्रांसपोज कर दिया। अब ये दो इक्वेशंस है ना, फिर लीनियर अलजेब्रा आ गया यहाँ पर, ओके। और इसी तरह से ये d बाई डी एक्स है, ये d बाई डी एक्स है, फाई जे और फाई जे हमारे पास है, लेकिन हम उसको दोनों को कर सकते हैं, लिख सकते हैं डी फाई बाई डी एक्स। जब ट्रांसपोज और ये आप लेंगे तो हमें इक्वेशन मिल रही होंगी डी ऑफ एक्स, ओके। और एक वेक्टर ए लिख दिया आपने, एक वेक्टर ए लिख दिया क्योंकि ये हमारे पास ए जे है और ये भी हमारे पास ए जे है, जो कि A1 और A2 होगा। माइनस क्यू, अभी तक सिर्फ एलिमेंट वन के लिए लिख रहे हैं, 0 to L, ये हो जाएगा फाई ट्रांसपोज dx प्लस, अब जो नेक्स्ट हम लिखना चाह रहे हैं वो लिखना चाह रहे हैं माइनस के फाई वन, यानी कि ये वाली टर्म लिखना चाह रहे हैं और ये वाली टर्म लिखना चाह रहे हैं फाई वन और फाई टू के लिए, ओके ओके। तो हमारे पास ये आ जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे पहली इक्वेशन में, ये बुक में ये डिटेल नहीं गिवन, माइनस के नोट्स में ये डिटेल गिवन है, माइनस के फाई वन एल बाई टू डी टी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा एल बाई टू अपर लिमिट, प्लस के फाई वन जीरो डी टी बाई डी एक्स, ये आएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये अभी तक हमने जो लिखा है ये हमने लिखा है सिर्फ इक्वेशन नंबर 14 की ये वाली टर्म लिखी है, ठीक है। एक वेक्टर बन रहा है, कॉलम वेक्टर बन रहा है, तो कॉलम वेक्टर का जो पहली रो है वो ये है, सेकंड रो क्या बनेगी, माइनस के फाई टू एल बाई टू डी टी बाई डी एक्स एल बाई टू प्लस के फाई टू फाई टू जीरो डी टी बाई डी एक्स और x इज इक्वल टू जीरो। ये कॉलम वेक्टर आपके सामने बन रहा है जिसकी दो रोज हैं, काफी जनरल हम इसे लिख रहे हैं इज इक्वल टू जीरो, ठीक, ओके। फाई वन जीरो पे क्या आंसर होगा,
जिसका मतलब है, अब ये तो 0 लिखा हुआ है ना, लेकिन हिडन ये इस तरह से लिखा हुआ है। 0 का क्या मतलब है, x1, x1 पे ये 0 है ना, बेसिकली x1 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। 5 1 L/2 पे आंसर क्या आएगा, जिसका हिडन जो है वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि x2, और x2 किसके इक्वल है, L/2। एलिमेंट 1 में जो दूसरा हमारे पास है वो ये है, तो ये आ जाएगा 0। तो आपको क्लियर हो रहा है 510। शुरू में आपको याद होगा कि हमने हीट फ्लक्स 510 वगैरह 0 लिखा था, उसकी रीजनिंग के वो 0 होना चाहिए। यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली वही पुट करना है। ओके, 5 2 अगर आपके पास है 0 पे क्या आंसर आएगा। अब 5 2 दोबारा आप देख लें, x0 का मतलब ये है कि आप x1 पे हैं, ठीक है, तो x1 इज 0 बेसिकली, तो x1 पे ये आंसर आ जाएगा 0। और 5 2 L/2 पे क्या आंसर है, 1, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ये x2 पे है, तो दैट विल बी 1, ये 1 होगा। अब हर दफा तो आपको x1 x2 नहीं पता होते, लेकिन अगर आप दूसरे नोड पे हैं, 5 2 है, नोड नंबर 2 है, तो वो फिर 1 होता है, अदरवाइज तो 0 होता है। ओके, ये तमाम वैल्यूज आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 16 में। ये इक्वेशन नंबर 16 मुख्तलिफ है जो प्रीवियस इक्वेशन नंबर 16 थी हमारे पास। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 16 अभी हम लिख रहे हैं। 5 1 किसके इक्वल है, 5 1। अब 5 1 हमारे पास, उसका फार्मूला हम देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था 5 1 का, आई को जब 1 रखेंगे, x2 माइनस एक्स, बिल्कुल सही है। ये आप मुझे जरा बता दीजिएगा, x2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये तो सिर्फ नोड्स है ना, लेकिन अब हमें तो x2 पे वैल्यू भी पता है। x2 किसके इक्वल है, L/2। आपको याद होगा ये हमने रखा है 0 to L प्रॉब्लम है, इसके नोड हमने बनाए हैं x1 x2 x3, और फिर ये 0 है, तो ये L/2 है, ये L है, क्योंकि हमने दो एलिमेंट्स बनाए हैं। तो x2 इज L/2, ठीक है, ये बुक में ये भी डिटेल नहीं गिवन। चलें, अब मैं नहीं बताऊंगा, खैर ये आप देखते रहें। L/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x2 इज L/2 माइनस x1 इज 0। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2x/L। जब आप इसका सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 5 2 किसके इक्वल है, x माइनस x1, x2 माइनस x1। x माइनस x1 इज 0, x2 इज L/2 माइनस x1 इज 0, तो ये आ जाएगा 2x/L। तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए 5 1 और 5 2 ये बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है, यानी L हमने इन्वॉल्व कर दिया। अगर ये डोमेन फॉर एग्जांपल 0 to 1 होती तो L की जगह पे 1 आ जाता, तो ये शेप फंक्शन 1 माइनस 2x बन जाता। ओके, तो अभी ये 2x/L बन रहा है। तो 5 1 और 5 2 हमें पता है, इसको आप पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 19, इक्वेशन नंबर 19 फ्रॉम अबव फिगर। अभी इसको जो है आप 5 1 और 5 2 ही रहने दें, इसको आप रहने दें, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। 16 के बाद हम लिख रहे होंगे फ्रॉम अबव फिगर, फ्रॉम फाइव 1 0 जो अभी आपने बताया था, 5 1 0 इज 1, 5 1 L/2 इज 0, 5 2 0 इज 0, 5 2 L/2 जो अभी हमने देखा था, L/2 इज 1। फ्रॉम दिस दी इक्वेशन 16, मुझे इस इक्वेशन 16 को पहले सॉल्व करना था। इक्वेशन 16
becomes after using boundary condition. वो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थी, आपको याद हो गई होगी, -k dt बाय dx, और ये जो वैल्यू है ये हमें गिवन है एट x इज इक्वल टू 0 पे q। ठीक है, वो सेम प्रॉब्लम था, -k d स्क्वायर t बाय dx स्क्वायर, और उसके राइट साइड पे कैपिटल Q था, और उसकी एक कंडीशन ये थी कि x 0 पे आपने q रखा हुआ था और x L पे आपने TL रखा हुआ था। ठीक है, तो एक हम वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर x0। तो इसको इक्वेशन नंबर 16 में पुट करेंगे, तो ये जो हमारे पास है ये वाली टर्म तो अभी नहीं चेंज होंगी। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं रो 1 को, और इसी तरह से रो 2 को। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा k 0 to L by 2 d phi vector by dx transpose d phi by dx dx a vector minus q 0 to L by 2, यहाँ कोई चेंज नहीं आया, phi ट्रांसपोज dx प्लस, अब आप देखिएगा एक आखिरी जो इसका एलिमेंट था, जो टर्म थी, वो एक कॉलम वेक्टर था। इसमें पहले आ जाएगा मिसाल के तौर पे यहाँ पर phi 1 L by 2 का क्या आंसर था, phi 1 L by 2 was 0, तो ये आ जाएगा 0, मैं यहाँ पर लिख लूंगा 0। ठीक, इसी तरह से phi 1 0 का आंसर क्या था, 1 था, लेकिन हम उसे तो 1 रख देंगे, लेकिन साथ इसके k dt बाई dx की कंडीशन हमें गिवन है, वो हमें क्या गिवन है, q गिवन है, तो ये आ जाएगा -q, क्योंकि वो जो इक्वेशन गिवन थी -k के साथ गिवन थी। इसी तरह से जब आप सेकंड देखेंगे phi 2 L by 2 का क्या आंसर था, तो वो आपने यहाँ से देखना होगा, ये 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन L by 2 पे k dt बाई dx क्या है, ये तो 1 आ जाएगा, phi 2 L by 2 is 1, वो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक, वो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि x 0 पे सिर्फ कंडीशन हमें पता है। ओके, L by 2 पे हमें कंडीशन नहीं पता। ओके, नेक्स्ट हमारे पास phi 2 0 पे क्या है, 0, तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये हमने सिंप्लीफाई करना था, जो कि यहाँ पर ओवरलुक हो गया था, इक्वेशन नंबर 17। और इसी को सिंप्लीफाई कर लें, दोबारा से लिख लें, 0 to L by 2 d phi by dx ट्रांसपोज d phi by dx dx ए वेक्टर, ये ए वेक्टर वगैरह लिखें, इसको आप खुद डिटेल में देख लीजिएगा, जब समेशन ओपन करेंगे ना तो ये ए वेक्टर बन रहा होगा, -q 0 to L by 2 phi ट्रांसपोज dx माइनस, और यहाँ पर आ रहा होगा q 0 0, ये इक्वेशन नंबर 18। ये तमाम कैलकुलेशन उसने छोड़ के बुक में सिर्फ ये डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, इक्वेशन 18, जो कि हमने यहाँ डिटेल में देखा है। आज के लेक्चर में हम इक्वेशन नंबर 18 तक ही देख रहे हैं, और इसके बाद मैं एक और इक्वेशन लिख लूँ, वेयर phi जो है वो यहाँ से हम देख रहे थे कि दैट इज phi 1 एंड phi 2, इक्वेशन नंबर 19। यहाँ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं।